Hello everyone. Today we will start a new chapter, that is number system. So in number system first we will read about classification of numbers. तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक जो है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. सो लेट्स सी हाउ नंबर्स आर क्लासिफाइड. देखो so numbers. नंबर्स आर क्लासिफाइड एज, देखो नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है आपने, दैट इज रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. तो एक होते हैं अपने पास रियल नंबर्स, एक होते हैं अपने पास इमेजिनरी नंबर्स. ओके, रियल नंबर्स आर दूज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. ये वो नंबर्स हैं जिनको हम पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इमेजिनरी नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन्स. ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर मैं इमेजिनरी नंबर्स पे आती हूँ. मैंने क्या बोला, रियल नंबर्स आर दूज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. जितने भी नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर्स है. ठीक है, रियल नंबर्स को फर्दर अपन ने कैटेगराइज कर रखा है एज रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स. ओके, तो सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स मिलाकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स. बिकॉज रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. ये सबको अपन, ये सारे नंबर्स को अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now see what is rational numbers. Kids, rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of p by q, जिनको अपन p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, where q is not equal to 0. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इसके अंदर जो p और q है वो इंटीजर्स होते हैं. हियर p एंड q आर इंटीजर्स. ओके, तो उनको बोलते हैं अपन रैशनल नंबर्स. ठीक है, रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, पी और क्यू इंटीजर्स नहीं होते हैं उस केस में. ठीक है, तो रैशनल समझ में आए क्या. अब अपन रैशनल के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं. तो अपन ने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं अभी तक, दैट इज नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं अपन ने. नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, काउंटिंग नंबर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए. दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स. ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स. मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर इंटीजर्स. अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो यहाँ पर p और q इंटीजर्स नहीं होकर यहाँ पर होल नंबर होते हैं. किस केस में, फ्रैक्शन के केस में. मतलब अपन बोल सकते हैं कि फ्रैक्शंस आर ऑलरेडी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होते. रैशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं. जैसे मैंने 1/2 बोला, अब 1/2 फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है. बट मैं अगर -1/2 बोलूँ तो दिस इज रैशनल नंबर बट नॉट फ्रैक्शन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो fractions comes in the category of, under the category of rational numbers. So natural numbers, whole numbers, integer, fractions, ये सारे क्या हैं, rational numbers हैं. ठीक है, irrational numbers कौन से होते हैं किड्स, जैसे मैंने बोला √2, √3, 2 + √5, पाई, these all are irrational numbers. ये सारे के सारे क्या हैं, ये irrational numbers हैं. मैं भी आप लोगों को रीजन बताऊंगी वाई पाई इज एन इरैशनल नंबर. पाई की वैल्यू 22/7 होती है वैसे, दैट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q. तो अपन उसको रैशनल क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है. ठीक है, अभी अपन इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि पाई क्यों एक इरैशनल नंबर है. अच्छा, ये मैंने बता दिया भाई, रियल नंबर्स ये सारे ही रियल नंबर्स हैं. अपन जो पढ़ते हैं, जिनके अपन वैल्यूज निकाल रहे हैं, जो अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दीज ऑल आर रियल नंबर्स. ठीक है,
अब मैंने इसमें डेसिमल को भी कैटेगराइज नहीं किया है कि रैशनल में जाएगा इरैशनल में जाएगा, उसको भी अपन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब रही इमेजिनरी नंबर्स की बात। तो बच्चों इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं, जिसमें मैंने रूट के अंदर -2 लिख दिया, दिस इज इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। दिस इज इमेजिनरी नंबर वाई, बिकॉज वी कैन नॉट से कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2, इज इट पॉसिबल? नो। रीजन, मैं यहाँ से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लिखूंगी, मैं बोलूंगी एक्स की वैल्यू √-2, ये मैं किसी का भी स्क्वायर करूंगी तो नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, जिन्होंने उन्होंने आयोटा दे रखा है √-1 को, √-1 को उन्होंने नाम दे दिया, दैट इज आयोटा। अभी अपन इसके अंदर डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, बस अपन को पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर्स क्या है। वी विल मोर फोकस ऑन रियल नंबर्स ओनली। अभी अपना जो मेन है अपना नंबर सिस्टम जो बेस्ड है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन रियल नंबर्स ओनली। तो रियल नंबर्स में अपन को रैशनल इरैशनल पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको डेसिमल के बारे में बताती हूँ, उससे पहले अपन ये देखते हैं कि भाई किसको किस नाम से डिनोट किया जाता है, किस लेटर से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स अगर कहीं आपके पास लिखा हुआ है, जैसे आपके पास कुछ लिखा हुआ है A B C, कोई भी वेरिएबल दे दिए, दिस सिंबल रिप्रेजेंट बिलोंग्स टू कैपिटल R, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भाई ABC क्या है, ABC रियल नंबर्स है। ऐसे ही मतलब रियल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल R से। रैशनल को किया जाता है कैपिटल Q से, रैशनल Q', ठीक है। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से, होल नंबर को कैपिटल W से, इंटीजर्स को I और Z दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन तो P/Q के फॉर्म में होता ही है, तो अपन को पता ही है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, नॉट बाय कैपिटल R। इसको कैपिटल R से नहीं किया जाता है। अगर कैपिटल R लिखा हुआ है मतलब वो रियल नंबर्स की बात कर रहा है, और कहीं पर अगर ABC बिलोंग्स टू कैपिटल Q लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि अपन ने नंबर्स को कैसे क्लासीफाई कर रखा है। अब अपन आते हैं अपने किस पे, कि मैंने इसमें कहीं डेसिमल के बारे में नहीं बताया, कि मैम आपने डेसिमल के बारे में तो कहीं बताया नहीं। अब अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सी, अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, अगर अपन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो देखो बच्चों, दो तरीके के डेसिमल्स होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होते हैं किड्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सी, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है। जैसे कुछ वो डेसिमल्स जो कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल रखा है 2.567। अब ये नंबर ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अगर मैं किसी नंबर को P/Q है कोई नंबर मान लो, उसको मैंने डिवाइड किया और वो कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया आपका, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। रीजन, क्योंकि मैं इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं डेसिमल हटा के डिवाइड बाय 1000 कर दूंगी तो 2567/1000 आ जाएगा। That means we can represent this in the form of P/Q. Therefore, all terminating decimals are rational numbers. All terminating decimals are rational numbers. Clear? नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, जैसे आप जब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 3.333333, यू विल नॉट गेट रिमाइंडर एज 0, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं, सो दिस इज फर्दर डिवाइडेड एज
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सी, अब इसमें क्या डिफरेंस है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे अभी आपको बताया 2.3333333 रिपीट हो रहा है, 333 जरूरी नहीं एक ही डिजिट रिपीट हो. जैसे मैंने लिख रखा है 1.576576576 एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा है, रिपीटिंग. कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है, कुछ डिजिट्स 3 डिजिट 4 5 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रही है वही डिजिट्स. ठीक है. नॉन रिपीटिंग की अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे लिख रखा है 2.3450713956. सी किड्स, अब आपके पास डिजिट्स तो टोटल कितनी है, 10 डिजिट्स हैं. अगर 10 डिजिट्स हैं तो डिजिट तो रिपीट होगी ही सही. पर क्या पहले 3 के बाद 4 आ रहा था, फिर 5 आ रहा था, 3 के बाद 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, क्या एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या यहाँ पे? कोई पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है. डिजिट्स का रिपीटेशन होगा, डिजिट्स रिपीट होंगी पर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो किड्स, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं. दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स. ठीक है. और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग जितने भी होते हैं वो सारे इररेशनल होते हैं. ठीक है. तो अब डेसिमल का अपन ने कैटेगराइजेशन कर दिया कि टर्मिनेटिंग वाले सारे रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले सारे रैशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाले सारे इररेशनल होते हैं. क्लियर. ठीक है. इनको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको रैशनल बोला जाता है. इसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको इररेशनल बोला जाता है. इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी अपन सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे भाई. इसको लॉन्ग मेथड भी है, शॉर्ट मेथड भी है. इसको अपन अभी समझने वाले हैं कि इसको कैसे मेरे को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है. इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए ये क्या है, इररेशनल है. इसलिए भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं पाए बताऊंगी. बच्चों, पाए की वैल्यू जो 22/7 वैल्यू है, that is approx value, this is not accurate value. इसकी वैल्यू जो होती है पाई की 3.142, जो ये जो वैल्यू आती है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू आती है. पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वालों को क्या बोला जाता है, इररेशनल. इसलिए पाई को किस कैटेगरी में डाल रखा है, इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डाल रखा है. क्लियर टू यू ऑल. सी, अच्छा एक और चीज समझते हैं. ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स हैं, इनको एक और नाम बोला जाता है, दैट इज रिकरिंग डेसिमल. क्या बोला जाता है, रिकरिंग. यहाँ तो आप बोलो कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और यू कैन यूज अ वर्ड रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग डेसिमल मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और ये होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल. क्लियर. तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कि भाई कौन किस कैटेगरी में जाता है, रियल नंबर्स को कैसे कैटेगराइज कर रखा है, रैशनल कौन से हैं, इररेशनल कौन से हैं, इमेजिनरी कौन से हैं, रियल कौन से हैं, वो मैंने आप लोगों को सबको ये चीज़ बता दी. अब अपन को ये देखना है कि मेरे को ये जो नंबर्स हैं कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले नंबर्स जो इनको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँ. ठीक है. सी, ओके. सी, अब बात करते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2.57 बार. आई एम टेलिंग द शॉर्ट ट्रिक. अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप लोगों को इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. 2.57 बार का मतलब क्या है, 2.57575757 रिपीट हो रहा है. ठीक है. सी, व्हाट यू हैव टू डू इज टू कन्वर्ट इन पी बाई क्यू इज you have to write this number as it is, without decimal, without bar. सबसे पहले क्या करना है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ना आप लोगों को पहले इसको as it is लिखना है. 257 आपने लिख दिया. Now what you have to do is you have to subtract the digit
द डिजिट्स और द नंबर विच इज नॉट रिपीटिंग, इसमें से क्या रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 2 के ऊपर बार नहीं है ना, उसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय, सी हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 1 2, दो जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतने 9 लिखने डिनोमिनेटर में, ये 2 9 लिख लिए मैंने, ठीक है। और जितनी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं डेसिमल के बाद, नॉट बिफोर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है उतने 0 लगाना है। यहाँ पर तो ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है ना जो रिपीट नहीं हो रही हो, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर 2.157 बार होता, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 2157, इसमें से माइनस क्या करते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहा है, क्या रिपीट नहीं हो रहा है, ये 21, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है उतने, तो मैंने बोला था 9 लिख लो, और जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है डेसिमल के बाद उतने 0 लगाना है। यहाँ पर ये एक डिजिट ऐसी है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रही है, तो उतने 0 लगाऊंगी, तो मैं एक ही 0 लगाऊंगी यहाँ पर, क्लियर है। इसमें ऐसी कोई डिजिट नहीं थी जो रिपीट नहीं हो रही हो डेसिमल के बाद, इसलिए मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो इसका आंसर आ जाएगा 255/99। यू कैन कन्वर्ट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, डिवाइडेड बाय 3, जिससे भी डिवाइड हो रहा है आपको डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब इसको वापस से आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 2.57 बार, क्लियर। सिमिलरली इसका आंसर अगर अपन देखें तो कितना आएगा, ये हो गया 632136/990। अगेन यू कैन कन्वर्ट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये वापस 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, आप कैंसिल आउट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि ये ध्यान रखना रैशनल नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। मैंने आप लोगों को कन्वर्ट करना बताया है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इफ इट इज लाइक 30.627 बार, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, पहले तो पूरा एज इट इज नंबर लिख लो, पूरा नंबर कैसे लिखोगे, 30627, इसमें से क्या माइनस करोगे, जो रिपीट नहीं हो रहा है, ये सब रिपीट नहीं हो रहा, सब माइनस कर दो, 3062 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या बोला, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतने लगा लो 9, ये एक की डिजिट रिपीट हो रही है तो एक 9 लगा लो। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं उतने 0 लगाने हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स ऐसी हैं डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं हो रही हैं, तो उतने 2 0 लगा लो यहाँ पर, क्लियर। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड बाय 900, यू विल गेट योर आंसर। व्हेन यू विल डिवाइड दैट नंबर यू विल गेट when you will divide it by the number you will get 30.27 bar, clear how to convert a non terminating and repeating decimal in p by q form, any doubt? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अच्छा एक और चीज, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि भाई अभी एक चीज समझाते हैं अपन कि टर्मिनेटिंग नंबर्स जो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है वो भी रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी रैशनल है। मुझे कोई भी एक नंबर दे दिया, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर अपन, कोई भी एक नंबर दे दिया, सी इट इज लाइक 41/25, अब एक रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर को मुझे डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, क्योंकि रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग वाले भी रैशनल है, वो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला भी पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। तो यहाँ तो एक मैं डिवाइड करके चेक कर सकती हूँ कि ये नंबर कौन सा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर मुझे विदाउट एक्चुअल डिविजन चेक करना है, बिना डिवाइड करके चेक करना है, तो एक चीज नोट कर दो, दैट इज denominator of terminating decimal, denominator of terminating decimals is of the form 2 power m
into 5 power n, where m and n are integers. जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होता है, जहाँ पर m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। जैसे अब ये एग्जाम्पल है, मैं इसको 41/5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसका देखो, इस लाइन का मतलब ये है कि किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 2 की पावर में कुछ भी आ रहा हो, 5 की पावर में कुछ भी आ रहा हो, ओनली 2 हो, ओनली 5 हो, या 2 into 5 हो, तो वो सारे नंबर टर्मिनेटिंग होंगे। बट उनके अलावा कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया मल्टीप्लाई में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे ओनली 5 है, तो ये नंबर कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ऐसा क्यों होता है भाई, 2 और 5 ही क्यों होता है? देखो, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, आप उसको, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 2.57 लिखा था मैंने, है ना। अब मैं इसका डेसिमल हटा के नीचे क्या लिखूंगी, 100 लिखूंगी ना, और 100 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो नीचे 2 और 5 ही आएगा इसमें हमेशा। अब जब डेसिमल हटाओगे तो 100,000 कुछ भी लिखोगे तो 2 की पावर और 5 की पावर्स में लिखोगे ओनली, ठीक है। इसलिए नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, कोई और नंबर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सी इट इज लाइक 9 बाय इट इज 30, सी 9 बाय और वी टेक 20, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है, मैं इसको 2 का स्क्वायर इंटू 5 बोल सकती हूँ, तो नीचे 2 और 5 है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा, है ना। अब अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया 29/30, सी दिस इज 29, दिस इज 2 into 3 into 5, अब 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मैंने डिवाइड नहीं किया अभी तक इसको, जैसे 29 को मैंने 30 से डिवाइड नहीं किया, मैंने बिना डिवाइड करके चेक कर लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा। सी टेक वन मोर एग्जाम्पल, सी इट इज 81/30, तो आप बोलोगे 81/2 into 3 into 5, किड्स यहाँ पर भी 2, 3 और 5 आ रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, बट दिस इज टर्मिनेटिंग, वाई, क्योंकि ये से कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप जब भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करेंगे, हमेशा आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करेंगे। सो दिस इज 27/2 into 5, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, दिस इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग। आप डिवाइड करके देखो, आपको टर्मिनेटिंग ही मिलेगा वो। सो ऑलवेज चेक वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म ओनली, हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करो पहले, मतलब इसको पहले अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट करो, फिर चेक करो कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है, तो इसके थ्रू अपन चेक कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अभी अपन ने सारे नंबर्स देख लिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स सब देख लिए। अब अपन शॉर्ट में थोड़ा सा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स देख लेते हैं, दिस पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स ओनली। अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं, सो किड्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, numbers which have exactly 2 factors, that is 1 and itself। वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, 1 और इटसेल्फ। जैसे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं प्राइम नंबर के, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, these all are prime numbers because these numbers have exactly 2 factors, एक तो 1 और एक खुद नंबर वो, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर, numbers which have more than 2 factors, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, which have more than 2 factors। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 हो गया, जैसे 2 तो यहाँ आ गया, 3 आ गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जो 9 हो गया, 10 हो गया, ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। क्लियर है, ठीक है।
अब एक चीज ध्यान रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर के 3 होने चाहिए, 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर एक ही है, दैट इज 2। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है कि जो कि इवन हो। सारे प्राइम नंबर आगे वाले जो भी होंगे वो सारे ऑड होंगे, सिर्फ 2 ही एक ऐसा आएगा जो कि इवन प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, एक पॉइंट अपन को ध्यान रखना है, एक पॉइंट अपन को यहाँ ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, प्राइम नंबर greater than equal to 5 can be expressed in the form 6k plus minus 1। जो भी प्राइम नंबर 5 से बड़ा है उसको 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है समझते हैं। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर जो 5 या 5 से बड़ा है उसको अपन 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। किड्स इसको समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो, आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे 17 है, इसको मैं 6 इंटू 3 माइनस 1 बोल सकती हूँ। जैसे 19 है, इसको मैं 6 इंटू 3 प्लस 1 बोल सकती हूँ। 23 हो गया, 6 इंटू 4 माइनस 1 बोल सकते हैं। तो कोई भी प्राइम नंबर को आप 6 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर जो 6 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा वो प्राइम होगा। नो, इसलिए मैंने लिखा है बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जैसे अगर मैं बात करूं 6, अगर मैंने बात करी 6 इंटू 4 और प्लस 1 25, दिस इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर को अपन 6 का मल्टीपल प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कोई भी नंबर अगर 6 का मल्टीपल प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्म में है तो इट कैन बी प्राइम, इट कैन नॉट बी प्राइम। हो सकता है वो प्राइम हो सकता है वो प्राइम नहीं हो, श्योर नहीं है कि वो प्राइम होगा ही से। क्लियर है ये लाइन? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। को प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता है, वो 2 प्राइम नंबर्स जिनका HCF क्या होता है, जिनका HCF 2 नंबर्स हैं A और B। अगर HCF 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम। जैसे 2 और 3 को प्राइम है, 3 5 को प्राइम है, 3 8 को प्राइम है। जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम ही हो, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है, बट बस वो होना चाहिए कि दोनों का HCF क्या होना चाहिए 1, उसको बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, दोनों क्या होने चाहिए प्राइम, और जिनका डिफरेंस कितने का होना चाहिए 2 का डिफरेंस होना चाहिए, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। जैसे मैंने लिखा 3 5 दोनों प्राइम है और डिफरेंस 2 का है, 5 7, 11 13, 17 19, 19 23 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट। इसमें आते हैं 3 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस दो का हो। प्राइम ट्रिपलेट एक ही पॉसिबल है, दैट इज 3 5 7। दो का डिफरेंस आ रहा है, एक ही प्राइम ट्रिपलेट पॉसिबल है 3 5 7, इसके अलावा कोई प्राइम ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है किड्स, ये अपन ने पढ़ लिया भाई क्लासिफिकेशन क्या था, नंबर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट नाउ। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज let p is equal to 0 point a b c d e f bar। p एक नंबर है जो किसके इक्वल है, 0 point a b c d e f bar। 0 point a b, इसका मतलब समझ में आ गया सबको, ये रिपीट हो रहा है, a b c d e f, a b c d e f, a b c d e f ऐसे रिपीट होता जा रहा है।
जहां पर इसने बोल रखा है कि A, B, C, D, E एंड F आर डिस्टिंक्ट डिजिट, ये सारे डिस्टिंक्ट डिजिट, अलग अलग डिजिट है, सेम नहीं है कोई भी इसमें से डिजिट। P इज इक्वल टू 1/n फॉर नेचुरल n। P एक n मतलब एक P जो है, वेट, P जो है वो किसके इक्वल है, 1/n के इक्वल है। मतलब इसको P जब अपन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 1/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। फॉर नेचुरल n फाइंड सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 n's। अब देखो P जो है वो A B C D E F है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ले लूँ तो एक नंबर मिलेगा। 3 4 5 6 7 1 2 1 0 2 3 4, मतलब मैं यहाँ पर P के इनफाइनाइट वैल्यूज बोल सकती हूँ। P की इनफाइनाइट वैल्यूज है तो n की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज इनफाइनाइट, कुछ हद तक बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, बस ये n नेचुरल नंबर आना चाहिए, देखना है अपन को, ठीक है। तो उसकी भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। अभी बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 n। n की जितनी भी वैल्यूज है उनमें से जो सबसे छोटे 3 n है, जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 n है उनका सम निकालना है। n नेचुरल नंबर है, तो देखो अगर मैं 1 पुट, अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि मैं n की वैल्यू स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट 1 रख सकती हूँ। मैं 1/1 करूंगी तो नॉन, ऑब्वियसली वो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो आएगा नहीं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। मैं 2 पुट करूंगी तो भी टर्मिनेटिंग आ जाएगा। मैं 3 पुट करती हूँ तो वो 1/3 जो आएगा वो 0.33333 आता जाएगा, पर ये नॉन मतलब डिजिट डिस्टिंक्ट है, तो ऐसे अपन पुट करके तो चेक नहीं कर सकते कि मैंने पहले 3 पुट किया, फिर 4 पे देखा, फिर 5 पे देखा, फिर 6 पे देखा। चलो मुझे पता है 4 और 5 तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 6 नॉन टर्मिनेटिंग मिल जाएगा, 7 नॉन टर्मिनेटिंग मिल जाएगा, 8 टर्मिनेट, पर मुझे फिर 6 7 ये सारे एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। सो दिस विल बी मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा अपने लिए, हिट एंड ट्रायल से करना है इसको। कैसे करेंगे समझना है इस क्वेश्चन को। 1/n P के इक्वल है। अच्छा मैं P को क्या लिख सकती हूँ, अभी मैंने आपको इसको कन्वर्ट करना सिखाया था P/Q के फॉर्म में। मैंने कहा था पूरा नंबर लिख लो, पूरा नंबर क्या आएगा, A B C D E F, इसमें से क्या माइनस करोगी, 0, 0 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। वो माइनस करते हैं जो रिपीट नहीं होता है, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, जितनी डिजिट्स रिपीट होती है उतने 9 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स रिपीट हो रही है, 9 9 9 9 9 9, ये हो गया मेरा P। ये मेरा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया मेरा P, मुझे P मिल गया। P किसके इक्वल है, A B C D E F अपॉन 6 टाइम्स 9। मैं इधर P की वैल्यू पुट कर देती हूँ, यहाँ पर मैं P की जगह पुट करूंगी A B C D E F बाय 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ये एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। अपन एक काम करते हैं, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं 9 9 9 9 9 9 इज इक्वल टू n इंटू A B C D E F। मुझे एक इक्वेशन ये मिल गई। अब किड्स मुझे पता है कि n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख सकती हूँ। मतलब यहाँ से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैं 99999 को n इंटू ए बी सी डी ई एफ के फॉर्म में, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में तोड़ दूं अगर, तो कहीं ना कहीं मुझे n मिल जाएगा। अब पहले तो 99999 को तोड़ते हैं अपन, है ना। 9999 के जब अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 इंटू 11111 3 का स्क्वायर, फिर वापस 3 आएगा, 6 जा रहा है, देखो ये आएगा अपने पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 37। जब आप 999 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, मतलब ये मिल गया। अब n इनमें से कुछ हो सकता है, ये n का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नेचुरल नंबर है। अब इसमें से स्मॉलेस्ट लेना है मुझे, तो स्मॉलेस्ट n इंटू, जैसे मैंने मान लो n को 3 ले लिया, तो ये बाकी बचा हुआ सारा मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो A B C D E F आ जाएगा। तो मुझे सबसे छोटे n लेने, तो सबसे छोटे से छोटा मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है n की वैल्यू, ठीक है। 1 तो मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि मैंने n को 1 ले लिया, तो A B C D F 999999 आ जाएगा। उसने बोल रखा है डिजिट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, नहीं आ रही है। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट n को 3 ले लेते हैं बच्चों। जब मैं n को 3 लूंगी तो A B
सी डी ई एफ की वैल्यू जो आएगी वो 333333 आ जाएगी, क्योंकि मैं 9999 को जब 3 से डिवाइड करूंगी तो 33333 मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ठीक है, तो n 3 नहीं हो सकता। और क्या ले सकते हैं इसमें से अपन? 7 ले सकते, n की वैल्यू 7 पुट कर दें। n की वैल्यू जब आप 7 पुट करोगे, अब देखो n 7 हो गया ना, तो बाकी बचा हुआ जो होगा वो ए बी सी डी ई एफ होगा। अब कैसे निकालूं मैं? 999999 को 7 से डिवाइड कर देती हूँ, ये 7 तो मैंने n को ले लिया, 7 1 7, बचेगा 29, 4 टाइम्स 28 बचेगा 19, 2 टाइम्स 14 बचेगा ये 59, 8 टाइम्स 56 39, 5 टाइम्स 35 49, 7 टाइम्स, है ना। तो ये आ गया ए बी सी डी ई एफ, कितना आ गया? 1 2, ये आ गया बच्चों। ठीक है, डिवाइड आप लोग कर ही रहोगे, मैं रब कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो अब देखो ए बी सी डी ई एफ अलग अलग डिजिट्स आ रही है, हाँ ये पॉसिबल है, n की वैल्यू 7 पॉसिबल है। नेक्स्ट 3 आ गया, 7 आ गया, अब मैं 3 इंटू 3 n की वैल्यू 9 भी ले सकती हूँ। मैंने कहा था मल्टीप्लाई भी करो इनको ना। जब आप 9 लोगे तो ए बी सी डी एफ की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 जो भी आती जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, अगेन ये रिपीट हो रही है। ठीक है, 7 ले लिया, 3 ले लिया, 9 ले लिया, और क्या बच रहा है? 10 तो बन नहीं रहा, 11 आ रहा है, 11 लेकर देख लेते हैं। 11 भी पुट करूंगी अगर मैं, तो समथिंग 90909 कुछ आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 12 बन नहीं रहा, 13 ले लेते हैं, एक n की वैल्यू 13 ले लेते हैं। जब आप n की वैल्यू 13 लोगे तो a b c d e f की जो वैल्यू आएगी, आप डिवाइड करोगे इसको, सो यू विल गेट 0766923। मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देती हूँ, ये डिजिट डिफरेंट आ रही है, ये ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, 13 के बाद और कौन सा नंबर बन रहा है? ये तो 29 बनेगा, ये नहीं ले लेते। इन दोनों को लेंगे तो 21 बनेगा एक, 29 से तो छोटा है 21, मुझे छोटे छोटे n लेने हैं क्योंकि, तो मैं n को जब 21 पुट करूंगी तो a b c d e f, जब आप 999 को 21 से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 04761 ये भी पॉसिबल है। तो बच्चों मुझे तो यहाँ पर 3 n मिल गए स्मॉलेस्ट वाले, आगे और भी होंगे ऐसे n, पर मुझे तो 3 स्मॉलेस्ट चाहिए थे। एक 7 मिल गया, एक 13 मिल गया, एक 21 मिल गया। क्लियर है? उसने इन तीनों का सम पूछा है, सम निकाल लेते हैं। सम कितना आएगा? 7 प्लस 13 प्लस 21, 20 प्लस 21 दैट इज 41। क्लियर है क्वेश्चन? मैंने यहां से n निकालने की कोशिश करी पहले तो। एनी डाउट? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 983 by 15 is equal to p plus q by r where p q r are natural numbers। 983 by 15 को इसने p plus q by r बोला है, उसको लगा p q r नेचुरल नंबर्स है, और HCF जो है ना इस q और r का, मतलब ये डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, 1 आ रहा है, इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, मतलब ये ऑलवेज, मतलब पहले किसमें? लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p plus q plus r। सी किड्स कैसे करेंगे? 983 by 15 है, इसको इस फॉर्म में लाना है, एक तरफ से मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है। अपन एक काम करते हैं, 983 को 15 से डिवाइड कर देते हैं, 15 6 जा 90, बचेगा 83। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास, 6 टाइम्स आ गया। अब मैं ले लेती हूँ इसमें 5 टाइम्स 75, बचेगा मेरे पास 8। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 65 प्लस 8 बाय 15, है ना। अब ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। अब मैं यहाँ से अगर p प्लस q प्लस r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? 65 प्लस 8 प्लस 15, ये हो गया अपने पास 88।
पर बच्चों अगर एक बात बताओ, उसने अपन से क्या पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है p प्लस क्यू प्लस आर की. हाउ कैन आई डिसाइड इज दिस द मैक्सिमम वैल्यू और नॉट? मैं इसको और भी फॉर्म में तोड़ सकती हूँ. मैम कैसे आप तोड़ सकते हो? सी, मैं अगर यहाँ पर जो मैंने डिवीजन किया है, यहाँ पर मैं अगर 5 टाइम्स नहीं लूँ इसको, मैं और एक कम ले लूँ, मैंने इसको अगर 4 टाइम्स ही ले लिया, मान लो यहाँ पर 60 आएगा, ये आएगा 33, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ. मैं इसको 64 प्लस 33/15 भी तो लिख सकती हूँ. क्या फर्क पड़ेगा, आप इसको भी मल्टी, उसने बोल रखा है नेचुरल नंबर होने चाहिए, इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए, आ रहा है. उसने थोड़ा बोला है मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखो, बस एक ही फॉर्म लिखो. अब इस केस में आप जब सम निकालोगे, यहां से जब अपन सम निकालते तो कितना आ रहा है, 5 6 7 8 12, 1 कैरी 1 1 2. सी देखो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई. मुझे समझ में आ रहा है जैसे जैसे मैं p को कम कर रही हूं और मेरा q बढ़ रहा है, r तो सेम ही रह रहा है. देखो मैंने अगर p को कम किया, q बढ़ा. अगर मैं p को और कम कर दूंगी, और डिफरेंस देखो कितने का है, 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो r 15 और बढ़ जाएगा. 15 और बढ़ जाएगा मतलब 48/15 हो जाएगा ये. तो सम ऑब्वियसली और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो एक ही कम हुआ है, यहाँ पे 15 बढ़ गया. तो मतलब मुझे p को मिनिमम करना पड़ेगा, ये p को छोटा 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 करके मिनिमम करना पड़ेगा. p एक नेचुरल नंबर है, तो p को मिनिमम से मिनिमम कितना रखूं, 1 रख सकती हूँ मैं. अगर मैं इसको 1 रखूंगी तो ये आएगा 968/15, 15 प्लस 968 983 हो जाएगा वापस से. यहां से अगर आप सम निकालोगे तो 1 प्लस 968 प्लस 15 आ जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया यहाँ से 8 और ये हो गया 984. ठीक है, तो आप देखो जब आप स्टार्टिंग में लगा रहे थे तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 88 आ रही थी, बढ़ती गई, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी. कैसे डिसाइड किया मैंने देखा जैसे जैसे मैं p को कम कर रही हूँ, मेरा q बढ़ रहा है तो मेरा सम बढ़ रहा. तो मैंने p को मिनिमम से मिनिमम रखा, और मिनिमम मैंने 1 क्यों रखा, क्योंकि p एक नेचुरल नंबर था. एंड वन मोर थिंग, चेक वेदर दीज आर को प्राइम और नॉट. इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है दोनों का HCF, मतलब अपन सही जा रहे हैं. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. बच्चों एक इक्वेशन दे रखी है 14x प्लस 4y. ये बोल रखा है कि कितने इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं इस इक्वेशन के, मतलब x की क्या वैल्यू रखूं और y की ऐसे इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं. किड्स देखो समझो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में. या तो मैं x की वैल्यू पुट कर करके y की वैल्यूज निकालूं, है ना. सेकेंड मेथड क्या है आप बताओ. आपका अभी अपन ने नंबर्स पढ़े, इवन नंबर्स ऑड नंबर सबको पता ही क्या होता है. 14 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल ऑलवेज गेट एन इवन नंबर, यस और नो. 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा इवन देगा. और 91 आपका ऑड नंबर है. क्या मैं दो इवन नंबर को लाकर एक ऑड नंबर ला सकती हूँ क्या? Whenever you add two even numbers, can you get an odd number? No. तो कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो आंसर क्या आएगा? नो सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन. हाउ मैनी पूछा है भाई? 0. रीजन even plus even, whenever you add two even numbers you will get an even number only, not an odd number. इजी था क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन. लेट x पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू z. एक नंबर है x, उसकी पावर है y प्लस 1, ये एक नंबर z के इक्वल है. और बच्चों इसमें अपन से बोल रखा है कि भाई x y z जो है आपके वो प्राइम नंबर्स है तीनों. फॉर प्राइम नंबर्स x y एंड z, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x प्लस y प्लस z. मतलब x y z की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी तो x प्लस वाई प्लस जेड की पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी. अब चेक करते हैं कि प्राइम नंबर की पावर प्राइम नंबर प्लस 1 करने पे एक प्राइम नंबर आना चाहिए. सी कैसे करेंगे इसको.
यहां से मैं ये बोल सकती हूँ कि z जो है वो x से तो बड़ा है, क्योंकि x की पावर में कुछ लगाने के बाद उसमें +1 ऐड करने के बाद मुझे z मिल रहा है, तो मतलब z जो है वो x से तो बड़ा है। यहाँ से एक कंडीशन मुझे मिल गई कि z x से बड़ा है ना। x की पावर y को मैं यहाँ से z -1 लिख सकती हूँ। एंड बच्चों, अगर z x से बड़ा है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। अगर मैं इसको 2 मान भी लूँ x को, तो z को तो बड़ा होना पड़ेगा, 3, 5 या कुछ होना पड़ेगा। या मैं इसको 3 मान लूँ तो इसको 5, 7 कुछ होना पड़ेगा। तो z हमेशा आएगा तो ऑड ही, कि z को तो मैं 2 मान ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने z को 2 माना तो उससे छोटा प्राइम नंबर तो है ही नहीं जो मैं x को मान सकूं। तो यहाँ से कंडीशन मुझे मिल गई कि z जो होगा वो ऑड प्राइम ही होगा, z जो होगा वो ऑड प्राइम होगा। ठीक है, चलो अब z अगर ऑड है, ऑड में से -1 करूंगी, ऑड -1 करेंगे तो इवन मिलेगा, मतलब x की पावर y जो है वो इवन होना चाहिए। यहां से कंडीशन और मिल गई, है ना। अब ऑड नंबर की पावर आप कुछ भी लगाओ, 1, 2, 3, 4, जैसे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2। ऑड नंबर की पावर आप कुछ भी लगाओगे तो वो ऑड ही देगा, पर मुझे तो इवन चाहिए। अब इवन की पावर में कुछ भी लगाऊं तो वो इवन देगा। मैं y के लिए नहीं बोल सकती, बट मैं x के लिए बोल सकती हूँ कि x को इस केस के लिए इवन होना ही पड़ेगा। मतलब x की वैल्यू तो फिक्स हो गई, 2x 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। x फिक्स हो चुका है, z अभी ऑड है, ऑड में 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, पर x अपन ने फिक्स कर दिया भाई x तो 2 होगा, 2। y अभी पता नहीं क्या होगा, y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये 2 मिल गया। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि 2 की पावर y यहाँ पर पुट कर रही हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में ना, +1 इज इक्वल टू z है। अब आप लोगों ने एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। आप लोगों ने अगर स्टेटमेंट पढ़ा हो, ये वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ एक स्टेटमेंट, a पावर n प्लस b पावर n इज डिविजिबल बाय a plus b when n is odd। ठीक है, ऑड के केस में ना। अब सोचो कि y अगर ऑड है, देखो अब मैं y को फिक्स कर रही हूँ, मैं z को ऑड फिक्स कर चुकी हूँ, इवन को x को फिक्स कर चुकी हूँ, y को डिसाइड करते हैं क्या होगा। फर्स्ट केस ले लेते हैं कि y अगर ऑड है, y अगर ऑड है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 2 की पावर y प्लस, इसको 1 की पावर y बोल दूं कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 की पावर है, इज डिविजिबल बाय 2 + 1 दैट इज 3। मैंने लिखा है ये रहा, a की पावर n b की पावर n, a प्लस b से डिविजिबल होता है जब n ऑड होता है। अगर y ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये a प्लस b मतलब 2 + 1 से डिविजिबल होगा ये नंबर। ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा, सॉरी, ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो z भी 3 से डिविजिबल होगा, देयरफॉर z इज डिविजिबल बाय 3। बच्चों अगर z 3 से डिविजिबल है तो क्या वो प्राइम होगा क्या? अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल आ रहा है या किसी भी नंबर से डिविजिबल आ रहा है तो प्राइम हो ही नहीं सकता। प्राइम नंबर के तो फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ होता है, मतलब किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता, मतलब नॉट पॉसिबल। मतलब आपका y जो है ये ऑड नहीं हो सकता इस केस में, कि जैसे मैं y को ऑड रख रही हूं तो z 3 से डिविजिबल हो रहा है, z प्राइम नहीं आ रहा, मतलब y को क्या होना पड़ेगा, इवन ही होना पड़ेगा। और y अगर इवन है तो y की वैल्यू 2 ही पॉसिबल है। अब जब y और x फिक्स हो गया तो z तो मिल ही गया, क्यों, x की पावर y प्लस 1 z के इक्वल था, x की वैल्यू 2 फिक्स हो गई, y की वैल्यू 2 फिक्स हो गई, तो z की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, 2 की पावर 2 4, 4 + 1 5। तो एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, दैट इज 2 2 5। x y z का एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, 2 2 5।
तो सम जो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का वो आएगा 2 प्लस 2 प्लस 5, दैट इज, ये प्राइम नंबर आ ही रहा है, देख लिया आपने, 9 आ जाएगा यहाँ से अपने पास। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, तो आप कंसेप्ट लगा सकते हो इवन ऑड वाला इस क्वेश्चन में। ओके, so this is all about classification of numbers. Thank you.